ब्रेक के बाद स्वागत। अब अपन देखते हैं अपना सेकंड जो था धन विधेयक। धन विधेयक के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि अनुच्छेद 110 संविधान के अनुच्छेद 110 में विषय वर्णित किए गए हैं कि इन विषयों से संबंधित जो आएंगे विधेयक आएंगे वो धन विधेयक कहलाएंगे, अर्थात उनसे संबंधित ही होंगे। धन विधेयक के बारे में जो चरण है वो तो यही रहेंगे 5 चरण, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, दूसरे सदन में और राष्ट्रपति की स्वीकृति। लेकिन इसमें कुछ अंतर है, वो अंतर मैं यहाँ आपके सामने रख रही हूँ ताकि वो प्रक्रिया अपनी स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहली बात धन विधेयक के बारे में ये आती है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस बात का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अर्थात वो प्रमाणित करेगा कि ये धन विधेयक है और उसके निर्णय को कहीं पे भी चुनौती नहीं दी जा सकती है, उसका निर्णय अंतिम होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष उसको प्रमाणित करेगा। अगर वो प्रमाणित नहीं है तो हम उसको सामान्य विधेयक की कैटेगरी में डाल देंगे। दूसरा ये आता है कि धन विधेयक जो होंगे वो केवल शुरुआत जो होगी प्रथम वाचन वो लोकसभा से ही होगी, अर्थात सबसे पहले लोकसभा में ही रखे जाएंगे, राज्यसभा में नहीं रखे जाते हैं। देखिए साधारण विधेयक दोनों में से कहीं पे भी रख सकते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, लेकिन धन विधेयक जो होगा वो शुरुआत लोकसभा से होगी, अर्थात लोकसभा में ही रखे जाएंगे। तीसरी चीज ये होती है कि धन विधेयक जो भी होंगे वो राष्ट्रपति की अनुमति से मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किए जाएंगे, अर्थात इसके लिए पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होगी और मंत्री ही इसे प्रस्तुत करेंगे। इस तरह जो भी धन विधेयक होंगे सारे सरकारी ही होंगे, गैर सरकारी नहीं होते हैं। अर्थात जब मंत्री प्रस्तुत करता है तो हम उन्हें सरकारी कहते हैं, तो ये मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाएंगे, इसलिए सारे विधेयक सरकारी विधेयक ही माने जाएंगे। अर्थात धन विधेयक जो होंगे वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे, उनका प्रमाण पत्र उसमें होगा, वो लोकसभा में ही रखे जाते हैं सबसे पहले और राष्ट्रपति की अनुमति से मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके पश्चात चलते हैं वो चरण कि पहला सदन जब प्रथम वाचन होगा उसमें द्वितीय वाचन होगा, तृतीय वाचन होगा। तृतीय वाचन होने के पश्चात क्लियर है कि वो विधेयक यहाँ पर राज्यसभा में जाएगा, क्योंकि लोकसभा में रखे जा रहे हैं। इसके पश्चात वो द्वितीय जो सदन होगा वो राज्यसभा होगी, तो राज्यसभा में चला जाएगा। अर्थात प्रक्रिया वही है जो साधारण विधेयक है कि प्रथम वाचन लोकसभा में प्रथम वाचन होगा, द्वितीय वाचन होगा और तृतीय वाचन होगा। तृतीय वाचन के पश्चात यदि लोकसभा उसको पारित कर देती है तो वो राज्यसभा में चला जाएगा। राज्यसभा में जब विधेयक चला जाता है तो राज्यसभा के पास केवल 14 दिन का समय होता है। राज्यसभा क्या कर सकती है? देखिए, राज्यसभा उस विधेयक को वैसा का वैसा स्वीकार कर सकती है, तो दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। राज्यसभा कोई संशोधन सुझा सकती है, लेकिन संशोधन मानना या नहीं मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। अगर वो मान लेती है तो दोनों सदनों द्वारा स्वीकार माना जाएगा, और यदि वो नहीं मानती है तो भी वो लोकसभा के द्वारा दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। इसके अलावा अगर वो 14 दिन तक नहीं लौटाती है तो भी वो विधेयक वैसा ही पारित होगा जैसा कि लोकसभा ने उसे पारित किया था। अर्थात संविधान का अनुच्छेद 109 है, यहाँ पर ध्यान रखना। 109 में ये व्यवस्था है कि राज्यसभा केवल 14 दिन तक उस विधेयक पर विचार विमर्श कर सकती है, सुझाव दे सकती है, उसको अस्वीकार या लंबित नहीं रख सकती है, अस्वीकृत नहीं कर सकती है। उसके सुझावों को मानना या नहीं मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा केवल 14 दिन तक विचार विमर्श कर सकती है। उसके पश्चात जैसी भी स्थिति हो, चाहे वो सुझाव माने या नहीं माने, वो लोकसभा ने जैसा पारित किया वैसा ही पारित माना जाएगा और उसके पश्चात वो विधेयक चला जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के पास भी देखिए यहाँ पर ये पावर है कि वो स्वीकार कर सकता है, थोड़े समय के लिए रोक सकता है, लेकिन वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, स्वीकृति उसको देनी ही होती है, और वो इसलिए नहीं लौटा सकता धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए, क्योंकि जितने भी धन विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में रखे जाते हैं, तो राष्ट्रपति की पहले स्वीकृति मिल चुकी होती है। इसलिए अपने द्वारा स्वीकार किए गए विधेयकों को वापस लौटाना अनुचित होता है, गलत है, सही नहीं प्रतीत होता है, इसलिए वो उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटाता है और राष्ट्रपति
सामान्यतः उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है और वो धन विधेयक कानून या अधिनियम का रूप ग्रहण कर लेता है। अर्थात प्रोसीजर वही है जो सामान्य विधेयक के लिए है, केवल इतना ही अंतर है कि यहाँ पर राज्यसभा निर्बल होती है और विधेयक लोकसभा की इच्छा अनुसार पारित होता है और राज्यसभा केवल 14 दिन तक विचार विमर्श कर सकती है। इस तरह धन विधेयक पारित होता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताती हूँ कि धन विधेयक के अलावा दो और होते हैं। एक होता है वित्त विधेयक फर्स्ट और एक होता है वित्त विधेयक सेकेंड। वित्त विधेयक जो फर्स्ट होता है वो होता है अनुच्छेद 117(1) में। देखिए, संविधान के अंतर्गत धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर किया गया होता है। सभी जो धन विधेयक होंगे वो वित्त विधेयक होंगे, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। अर्थात वो वित्त विधेयक जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करेगा, जो 110 अनुच्छेद में होंगे वो तो धन विधेयक कहलाएंगे, और जो दूसरी कैटेगरी के जो वित्त विधेयक होते हैं पैसे से संबंधित, वो 2 अनुच्छेद में है। वित्त विधेयक फर्स्ट है वो अनुच्छेद 117(1) में आता है। अनुच्छेद 117(1) में जो वित्त विधेयक होता है वो ऐसे विषय होता है उसके अंतर्गत जो 110 वाला विषय हो सकता है लेकिन उससे संबंधित नहीं होता है। अर्थात ऐसे विषय जो अनुच्छेद 110 से संबंधित 10 में निहित विषयों में आता है लेकिन 110 से संबंधित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए टैक्स है, कर है। अब कर जो विषय है वो अनुच्छेद 110 में भी आता है, लेकिन उस जो कर उसके अंतर्गत आएगा वो अनुच्छेद 110 वाले कर से संबंधित नहीं होता है। तो ऐसे विषय डाले गए हैं हमारे संविधान में अनुच्छेद 117(1) में। तो अनुच्छेद 117(1) में वित्त विधेयक नंबर 1 के रूप में जाने जाते हैं, और दूसरे ऐसे वित्त विधेयक होते हैं जो केवल खर्च से संबंधित होते हैं, व्यय से संबंधित होते हैं, और वो आते हैं अनुच्छेद 117(3) में, और उन्हें कहते हैं वित्त विधेयक सेकेंड। अर्थात धन विधेयक के अलावा वित्त विधेयक प्रथम और वित्त विधेयक सेकेंड के नाम से भी विधेयक होते हैं, और इनका वर्णन 117(1) और अनुच्छेद 117(3) में होते हैं। इनके विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सामान्य विधेयक की तरह ही चलती है, केवल वित्त विधेयक फर्स्ट में थोड़ा सा अंतर होता है। वित्त विधेयक फर्स्ट जैसा भी अपन ने देखा कि धन विधेयक की जैसे लोकसभा में ही रखा जाएगा और राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाता है। बस केवल इतना सा ही अंतर है, बाकी प्रक्रिया सामान्य विधेयक की तरह ही चलती है। मतभेद पर संयुक्त बैठक का भी प्रावधान किया गया है। तो वित्त विधेयक फर्स्ट जो होता है अनुच्छेद 117 के 1 के तहत वो लोकसभा में रखा जाता है और राष्ट्रपति की सहमति से प्रस्तुत किया जाता है, और बाकी प्रक्रिया सामान्य विधेयक की तरह ही संचालित होती है। दूसरा होता है वित्त विधेयक सेकंड जो अनुच्छेद 117(3) में होता है, जिसमें कि केवल वे निहित होते हैं, वे शामिल होते हैं। ये सामान्य विधेयक की तरह ही चलता है, किसी भी सदन में रखा जा सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होती है, और सामान्य विधेयक की तरह इनके ऊपर भी संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अर्थात ये दोनों जो विधेयक है, वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड, उनकी प्रक्रिया भी सामान्य विधेयक की तरह ही चलती है और धन विधेयक की प्रक्रिया अलग होती है। इस तरह विधेयक तो बहुत तरह के होते हैं, सरकारी भी होता है, गैर सरकारी भी होता है, धन विधेयक होता है, और वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड होता है। और एक और होता है, मैं आपको बता दूं, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक होता है, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक, और संविधान संशोधन जो विधेयक होता है वो भी दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना जरूरी होता है, लेकिन उसके ऊपर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। वो संशोधन प्रक्रिया के तहत डील किया जाता है। तो विधेयक सरकारी हो सकता है, गैर सरकारी हो सकता है, धन विधेयक हो सकता है, वित्त विधेयक फर्स्ट हो सकता है, वित्त विधेयक सेकंड हो सकता है, और संविधान संशोधन विधेयक हो सकता है। तो विधेयक तो बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है वो 2 ही तरह की होती है, सामान्य विधेयक की प्रक्रिया और एक होती है धन विधेयक की प्रक्रिया। तो धन विधेयक अलग से प्रक्रिया होती है और बाकी सारे विधेयक होते हैं वो सामान्य विधेयक की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं और उसी तरह पास किए जाते हैं। और इस तरह 2 तरीके से संसद कानून बनाती है, सामान्य विधेयक के तरीके से और एक धन विधेयक के तरीके से। मैं यहाँ पर आपको फिर एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगी
कि जो धन विधेयक और जो साधारण विधेयक होते हैं उनमें मोटे रूप से जो अंतर होता है वो होता है कि साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक सरकारी और गैर सरकारी दोनों हो सकता है, अर्थात मंत्री भी प्रस्तुत कर सकते हैं उसे और संसद सदस्य भी प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन जो धन विधेयक होता है वो केवल मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है, उसकी स्वीकृति से ही वो प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है और जो धन विधेयक होता है उसमें राज्यसभा कोई संशोधन या अस्वीकृत नहीं कर सकती, केवल सिफारिश कर सकती है। मानना नहीं मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है, उसको विलंब कर सकती है, अपने पास रख सकती है, लेकिन जो धन विधेयक होता है उसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है। उसके पश्चात वो वैसा ही पारित होगा जैसा लोकसभा ने प्रस्तुत किया था। साधारण विधेयक के लिए लोकसभा स्पीकर का कोई प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो धन विधेयक होता है उसको लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करेगा और अगर वो प्रमाणित करेगा तभी हम उसे धन विधेयक मानेंगे, वरना वो नहीं माना जाता है। साधारण विधेयक में दोनों सदनों की मतभेद होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, लेकिन धन विधेयक के बारे में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं होता, क्योंकि मतभेद की अवस्था ही नहीं आती, लोकसभा की इच्छा अनुसार वो पारित होता है। इसके अलावा साधारण विधेयक और धन विधेयक में एक बात कॉमन होती है कि दोनों ही अगर संसद में अस्वीकृत हो जाते हैं, साधारण विधेयक भी और धन विधेयक भी, तो सरकार पराजित हो जाती है और सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसके अलावा एक और अंतर होता है कि साधारण विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृत कर सकता है, रोक सकता है और पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। इस तरह सामान्य और धन विधेयक दोनों की अलग अलग प्रक्रिया है। इसी तरह से हमारी संसद विधि निर्माण का कार्य करती है।